दोस्तों, आज मैं आपको ये जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना हमारे देश की अदालतें, हमारे देश के प्रशासन और हमारे देश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठाते हैं। क्योंकि ये देश में एक व्यक्ति को एक 9 साल की बच्ची के रेप और उसके मर्डर के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के मात्र 12 दिन के ही अंदर उसे अपराधी करार दे दिया जाता है और उसे फांसी की सजा भी सुना दी जाती है। लेकिन वही व्यक्ति 11 साल बाद निर्दोष साबित होता है। तो आखिर ये सब कैसे हुआ और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, और जिसने उस बच्ची का रेप किया, जिसने उस बच्ची का मर्डर किया, आखिर वो कौन है और वो इतने दिन तक कैसे घूम रहा है, ये सारा कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमारा हौसला और बढ़ जाता है। आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, प्रणाम। मेरा नाम है कुणाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्राइम की एक और स्टोरी में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप और आपकी पूरी फैमिली स्वस्थ और मस्त होगी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश का एक शहर है खांडवा, और उस खांडवा में एक जगह है, उस जगह में एक गांव है और उस गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रामलाल होता है। रामलाल की एक 9 साल की बेटी एक दिन घर से बाहर निकलती है दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन जब वो घर वापस नहीं आती है तो उसके परिवार वाले उदास होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं और उसे ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद जब वो लड़की नहीं मिलती है तो उनके घर वाले, यानी कि उस लड़की के घर वाले इस पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब पुलिस उस लड़की को तलाशना शुरू करती है तो पुलिस को पहले लगता है कि लड़की कहीं चली गई होगी, आ जाएगी, लेकिन जब लड़की दूसरे दिन भी नहीं आती है तो पुलिस उसको तफ्तीश करने लगती है। लेकिन तभी पुलिस को सूचना मिलती है कि उसी गांव के पास में एक खेत के पास एक झाड़ी है और उस झाड़ी में एक लड़की की लाश मिली है। और जब उस लड़की की लाश को पुलिस अपने अंडर में लेती है तब पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसकी कल गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। अब उस लड़की को देखकर लग रहा था कि इसका मर्डर हुआ है, लेकिन साथ में इसके रेप भी हुआ है। और जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उसके साथ रेप भी हुआ है। अब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है, गांव के लोगों से पूछताछ शुरू करती है, तो पता चलता है कि इस जो लड़की का मर्डर हुआ, जिसके साथ रेप हुआ, उसके साथ एक व्यक्ति देखा गया था जिसका नाम अनोखे होता है, जो उसी गांव का रहने वाला होता है। अब पुलिस को पहला शक अनोखे लाल पर होता है और पुलिस अनोखे लाल के घर पहुंचती है तो अनोखे लाल वहां नहीं मिलता है। अब पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। हालांकि पुलिस 3 दिन के अंदर ही, यानी 4 फरवरी 2013 को अनोखे लाल को गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस अनोखे लाल को जब गिरफ्तार करती है उसके 7 दिन के अंदर ही उसे अदालत में पेश करके चार्जशीट दाखिल कर देती है। और जब चार्जशीट दाखिल होती है तो उसके बाद पुलिस 4 दिन के अंदर ही 18 गवाह बैक टू बैक अदालत में पेश कर देती है और अदालत भी अपने 12 दिन के अंदर ही उस अनोखे लाल को अपराधी करार कर देती है। यानी कि उस लड़की का जो मर्डर हुआ था और उसके साथ जो रेप हुआ था उसका अपराधी अनोखे लाल को करार कर देती है और 13वें दिन उस अनोखे लाल को फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब अनोखे लाल जब उस लोअर कोर्ट से, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट से जब वहां से निकलता है तो वो जाता है सीधा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अर्जी डालता है तो हाई कोर्ट भी उसके फांसी की सजा को बरकरार रखता है। अब अनोखे लाल वहां से सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट का क्या करती है कि उसे फिर से लोअर कोर्ट भेज देती है। कहती है अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, फैसला सही नहीं आया है, तो तुम दोबारा लोअर कोर्ट में जाओ। अब अनोखे लाल दोबारा लोअर कोर्ट में जाता है तो उसको फिर से वही फांसी की सजा बरकरार रखी जाती है। इस बार जज बदल चुके थे लेकिन सजा वही बरकरार रखी जाती है। यानी एक व्यक्ति जिसको 3 बार फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, उसके बाद अभी जल्द ही 2024 में 30 मार्च 2024 को उसे इन सभी आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है और उसी फांसी की सजा भी टाल दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस व्यक्ति को आज के 11 साल पहले फांसी की सजा सुना दी गई हो, वो 11 साल तक उसे फांसी हुई क्यों नहीं और वो अब आखिर रिहा कैसे हो गया। तो इस कहानी में एक बात ऐसी आती है कि दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है प्रोजेक्ट 39A।
और ये ऐसे केस पे काम करते हैं जिसमें जो मुवक्किल होता है, यानी कि जो अपराधी होता है, वो अगर पढ़ा लिखा नहीं है या उसके साथ देने वाला कोई नहीं है, उसको लॉ की नॉलेज नहीं है, और जो अपना केस नहीं लड़ सकता है, वकील नहीं रख सकता है, उनका ये साथ देते हैं, उनको बेगुनाह या गुनाहगार साबित करने में उनकी हेल्प करते हैं। अगर इनको लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो ये जाकर उसकी मदद करते हैं। और जब प्रोजेक्ट 39 इस केस में कूदा और जब पहली बार ये मामला हाई कोर्ट में गया, यानी कि जब अनोखे लाल दोबारा से हाई कोर्ट में गया था, तब प्रोजेक्ट 39 इसमें कूद चुका था। और प्रोजेक्ट 39 जब इसमें कूदा तो उसने सबसे पहले ये देखा कि जो गवाह बताए गए थे, यानी जिन गवाहों ने बताया था कि आखिरी बार उस लड़की के साथ अनोखे लाल को देखा गया, और इसके साथ ही जब प्रोजेक्ट 39A ने अपनी तरीके से खोजबीन शुरू करना किया तो पता चला कि अनोखे लाल वो आखिरी शख्स नहीं था जिसने आखिरी बार उस लड़की के साथ मुलाकात की थी, बल्कि उसके बाद 3 घंटे बाद भी उस लड़की को जिंदा देखा गया था और उसके साथ कई और लोग मिल चुके थे। अब जब अनोखे लाल वो आखिरी आदमी नहीं था तो अनोखे लाल मर्डर कैसे कर सकता है। और दूसरी बात कि जो डीएनए रिपोर्ट पुलिस ने फैसला आने के 2 दिन पहले सबमिट की थी, पहले 2013 में, वो डीएनए रिपोर्ट मैच ही नहीं हो रही थी अनोखे से। और यही प्रोजेक्ट 39 ये ने लोअर कोर्ट में जब 2024 में बहस हुई, फैसला सुनाया गया, तब प्रोजेक्ट 39 ने कहा कि हाँ ठीक है, डीएनए रिपोर्ट तो सबमिट कर दी गई, बताया गया डीएनए मैच हो गया, लेकिन क्या मैच हुआ ये तो बताओ। तब फोरेंसिक टीम और डीएनए मैचिंग टीम को सबको बुलाया गया, तो फोरेंसिक टीम के लोगों ने जो उस अदालत में कहा वो बहुत ही सोचने और समझने लायक है। फोरेंसिक टीम के एक्सपर्ट ने कहा कि जो इस पे लड़की पे डीएनए टेस्ट और इनका किया गया, उससे अनोखे लाल का कहीं दूर दूर तक नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके ऊपर डीएनए जो मिला है वो किसी तीसरे व्यक्ति का है। अब वो तीसरा व्यक्ति कौन है ये किसी को पता नहीं है। अब अनोखे लाल को जब बहस होती है तो अनोखे लाल निर्दोष साबित होता है, क्योंकि ना तो उसका डीएनए मैच हुआ और ना वो आखिरी आदमी था जो उस लड़की के साथ देखा गया था। और इन्हीं दोनों सबूतों के तहत अदालत अनोखे लाल को 30 मार्च 2024 को बाइज्जत बरी कर देती है। अब सवाल ये आता है कि जिस आदमी ने क्राइम किया ही नहीं उसको 11 साल तक जेल में कैसे रखा गया, और 6 साल तक तो वो इस डर में जीता रहा कि पता नहीं किस दिन डेथ वारंट पे साइन हो जाए और मुझे फांसी दे दी जाए। और दूसरी बात ये कि जिसने उस लड़की के साथ रेप किया, उसको मार डाला, वो तो आज भी खुला घूम रहा, ऐश कर रहा होगा और इस कानून व्यवस्था पर हंस रहा होगा कि देखो एक निर्दोष आदमी को फंसा दिया इन पुलिस वालों ने और मैं आज भी बाहर घूम रहा हूँ। सवाल कई उठते हैं और सोचना और समझना ये कानून को पड़ेगा कि आप जब भी किसी केस की तफ्तीश कर रहे हो तो उसे अच्छे से तफ्तीश करें, और जब तक आपको सच्चा अपराधी न मिल जाए तब तक ऐसे ही किसी को कहीं भी फांसी की सजा या फिर जेल में डाल देना कहाँ तक उचित है। अनोखे लाल ने तो 11 साल जेल काट लिया, लेकिन जिसने उस लड़की के साथ ये कुकर्म किया उसको तो अभी भी सजा नहीं हुई, तो आज भी खाली घूम रहा होगा। और अगर यही बात उस टाइम पर ध्यान दीजिए, और अगर यही चीज उस टाइम पर ध्यान में लाया जाता तो हो सकता है कि आज असली अपराधी जेल में होता या फांसी की सजा भुगत चुका होता। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि देश और दुनिया में हो रही घटनाओं को आपके सामने रखना है, ताकि आप और आपके पूरे परिवार को इन सब चीज़ों से सतर्कता मिले और आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। बाकी कल फिर मिलेंगे एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।